बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ न्यूक्लिक एसिड डिस्कस किया। अब डीएनए किसका एब्रिविएशन है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ज़रा इस लेक्चर में हमने इसकी डिटेल देखनी है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो है क्या चीज़। हम बेटे डीएनए की जब डिफाइन करते हैं ना, हम किसी बच्चे से पूछे व्हाट इज़ डीएनए, वो कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटे डीएनए इज़, जो आप ये बता रहे हो डीएनए इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो उसका एब्रीवेशन है। डिफाइन क्या है, व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए है क्या? डीएनए की जो पहली बात आप लोग बताओगे ना, जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ डीएनए, तो आप फट से जवाब दिया करो डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पूरी डिटेल देखी थी। पॉली के बारे में नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिटेल देखी थी कि न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से बनता है। मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? न्यूक्लियोटाइड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग और न्यूक्लियोसाइड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। इधर एक हमारे पास आती है राइबोज और दूसरे नंबर पे हमारे पास थी एन बेस। एन बेस मीन नाइट्रोजनस बेस। और तीसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ थी फॉस्फोरिक एसिड। क्या थी? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीज़ें थी, एक हमारे पास राइबोज और दूसरी हमारे पास एन बेस। फॉस्फोरिक एसिड इसमें नहीं होता। ठीक है, डीएनए के बारे में हमने बात की कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डीएनए होता कहाँ पर है। डीएनए होता कहाँ पर है? हमने कहा कि डीएनए तो क्रोमोसोम का हिस्सा होता है। चलें ठीक है, क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ी थोड़ी मिक्तार में होता है, क्योंकि इनका अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज्म, इनका अपना डीएनए होता है। अब डीएनए की केमिकल नेचर देखें तो अब हम डीएनए के बारे में अगर डिटेल देखें तो हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में एक टेबल बनाते हैं। वो टेबल बेटे दोनों के लिए होगा, वो डीएनए के लिए भी होगा, वो आरएनए के लिए भी होगा। उसकी ज़रा डिटेल आप लोग ज़रा एक्टिव हो जाओ। आप लोगों ने ही मुझे यहाँ पे बनवाने हैं कि क्या चीज़ मिलाएंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड होगा और क्या चीज़ मिलाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या लिख देता हूँ? नाइट्रोजिनस बेसिस लिख देता हूँ। एन बेसिस कौन कौन सी मेरे पास एन बेसिस हैं? उनमें हमारे पास एक थी बेटे एडिनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। और क्या थी? यूरासिल। पहले यहाँ पे किसके लिख लेते हैं? आरएनए के लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे डीएनए के लिख लेते हैं। दो चीज़ें लिखेंगे बेटे, एक हम लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और एक चीज़ हम उसके लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मुझे लगता है ये भी हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे चले हम, ये डीएनए, डीएनए के बारे में, ये डीएनए का यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड और यहाँ लिख लेंगे हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। हमारे पास क्या है? न्यूक्लियो, ये क्या बनाने जा रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कितनी चीज़ों से बना है ज़रा गौर से देखें, एक 5 कार्बन शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। अब हमारे पास पहली 5 कार्बन नाइट्रोजनस बेस की है एडिनिन। इसको हमने यानी कि एडिनिन, अब मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, यानी एडिनिन है प्लस इसको किसके साथ मिलाना है? नाइट्रोजनस बेस होगी राइबोज के साथ, आर लिख रहा हूँ। यानी एडिनिन और राइबोज को हमने मिलाया तो ये क्या बन गई बेटे? एडिनोसिन। क्या बन गई? एडिनोसिन। ठीक है, अब गुआनिन की बारी आ गई, यानी गुआनिन ली मैंने, राइबोज ली, तो मिलाया क्या बन गया? गुआनोसिन। क्या बन गई? गुआनोसिन। साइटोसिन ली हमने, यानी साइटोसिन प्लस हमने राइबोज लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? साइटिडीन। साइटिडीन।
ठीक है। अब साइटोसिन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये पहले भी इसी नाम से आवाज़ दे रहा है। फिर है थायमीन, क्या है, थायमीन। अब ज़रा आपने गौर से देखना है ऊपर, ये क्या बना रहे हैं हम, आरएनए। हमने पढ़ा था आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होता है, थायमीन की जगह यूरासिल होता है। तो ना ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना इसका न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड भी नहीं बनेगा और न्यूक्लियोटाइड भी नहीं बनेगा। चलें यूरासिल बनाते हैं। तो यूरासिल को मिलाया हमने राइबोज के साथ, तो ये क्या बन गया, यूरिडीन। क्या बन गया, यूरिडीन। ठीक है, तो ये हमने बना लिए अभी इसके क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बना लिए, न्यूक्लियोसाइड्स। अब हम इनके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको ज़रा एटीपी वाला याद हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसका मतलब तीन तीन न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉस्फेट, नंबर ऑफ फॉस्फेट। अब ज़रा देखें, एडिनिन है, हमने एडिनिन के साथ राइबोज मिलाया तो एडिनोसिन, एडिनोसिन बन गया। साथ में एक अगर हम फॉस्फेट लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो लगाएंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तीन लगाएंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। गुआनिन पे आ जाए, जैसे गुआनिन, गुआनिन के साथ गुआनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास गुआनिन डाइफॉस्फेट और गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। साइटोसिन पे आ जाए तो साइटिडीन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट और इसी तरह साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यूरासिल पे आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाए। ये क्या बनाए हमने, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड किसके बनाए हमने, आरएनए के, और ये उसके क्या बनाए, न्यूक्लियोसाइड्स। तो आपसे यहाँ से कोई न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल पूछे तो आप एडिनोसिन की दे सकते हो और गुआनोसिन की दे सकते हो, साइटिडीन की दे सकते हो, यूरिडीन की दे सकते हो। अब जरा आप आ जाओ डीएनए में। पहले प्री डिसाइड कर लेते हैं डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजनस बेस नहीं होनी, यूरासिल नहीं होगी। तो ये हम यूरासिल की जगह पे 9 लगा देते हैं कि यूरासिल नहीं होती, डीएनए में थायमीन होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, हमने कहा था जो डीएनए है उसके अंदर राइबोज तो नहीं होता, उसमें राइबोज तो नहीं होता। डीएनए के अंदर, डीएनए का नाम ही क्या है, डीऑक्सीराइबोज। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने राइबोज लानी है वो कौन सी लानी है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का मतलब इस वाली राइबोज में कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हमने क्या कर दी होगी, रिमूव कर दी होगी। चलें ज़रा अब बनाएं इसका न्यूक्लियोसाइड बनाएं, तो ये क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। डी स्मॉल डी लिख रहा हूँ, स्मॉल डी का मतलब डीऑक्सी। ठीक है, डी एडिनोसिन, क्या लिखूंगा, डी एडिनोसिन। डी एडिनोसिन का मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन है ये। ठीक है, उसके साथ क्या लिखा मैंने, ये डी गुआनोसिन। ठीक है, अब डी साइटिडीन, क्या लिख देंगे हम, डी साइटिडीन। और थायमीन है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, डी थायमिडीन। ठीक है, अब ज़रा फ़र्क देखें, यहाँ पे हमने थायमीन फ्री छोड़ी और यहाँ पे हमने यूरासिल फ्री छोड़ा। अब ये स्मॉल डी जो साथ में लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करें, ये डीऑक्सी को। डीऑक्सी जो राइबोज है ना, राइबोज, राइबोज में ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए ये डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आ जाए न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, किसके ऊपर, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। अब इनके जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो यही सारे, लेकिन उनके साथ हम स्मॉल डी लिखते जाएंगे। जरा देखना हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी एएमपी। क्या मतलब इसका, यानी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये। इसी तरह फिर डी एडीपी। ठीक है, फिर इसी तरह स्मॉल डी एटीपी, क्या मतलब, डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिमिलरली अगर हम गुआनोसिन के बनाएं तो डी जीएमपी, डी जीडीपी, इसी तरह स्मॉल डी और जीटीपी। ठीक हो गई बात। अच्छा, हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ये मिक्स अप ना हो। ये ऊपर वाले भी हो गए, ये गुआनोसिन के हो गए। अब साइटिडीन के बनाते हैं, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन डाइफॉस्फेट। सिमिलरली यहाँ पे हम बना लेते हैं डी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आ जाओ जरा हमारे पास थायमिडीन के ऊपर, तो डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, डी थायमिडीन
डाइफॉस्फेट, डीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? बहुत सिंपल सी बातें थी कि जो हमने पहले न्यूक्लियोसाइड बनाए फिर न्यूक्लियोटाइड, पहले आरएनए के बनाए फिर डीएनए के, आरएनए में राइबोज यूज़ की, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, तो इसलिए डीऑक्सीराइबोज तो सब के साथ हमने डी लगा दिया, फ़र्क कोई भी नहीं है। ठीक है, एडिनोसिन और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क ये ऊपर लिख दिया हमने कि इधर न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें होंगी, राइबोज और नाइट्रोजनस बेस, इधर 3 चीज़ें होंगी। अब थोड़ा सा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये तो आपने सिंगल न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई 2 न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल पूछे कि 2 न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होंगे तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, वो बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल क्या है, वो भी आपने पढ़ी हुई है, NAD के नाम से। निकोटीनामाइड लिख देता हूँ यहाँ पे, NiCO निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, चले मैं स्ट्रक्चर भी आपको बना देता हूँ इसका जल्दी से। ये हमारे पास जो है ये 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक, और ये उसका कार्बन नंबर 5 होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर की अब तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, 1-2 दफ़ा जब आप बनाओगे तो तब ही आपको बनाना आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ लगा देते हैं हम नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड, एक पहला न्यूक्लियोटाइड तैयार करते हैं हम। यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं हमारे पास, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये डबल बॉन्ड O और ये अमाइड ग्रुप NH2 लगा होता है, जिसकी वजह से निकोटीन अमाइड बोलते हैं। अमाइड ये है, ये हो गया। इसके साथ अब हम लगा देते हैं अपना फॉस्फेट लगा देते हैं, और ये लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। इसके साथ CH2 कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन की कमी है। अब हमें पता है इस जैसी एक और नाइट्रोजनस ये राइबोस बनाते हैं, फिर उसके साथ एक और नाइट्रोजनस बेस जोड़ देंगे हम। एडिनिन हमने जोड़नी है, तो एडिनिन का स्ट्रक्चर हमें याद कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था इसका, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। ठीक है, यहाँ पे हम NH2 लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे भी हम कार्बन और यहाँ पे फॉस्फेट लगाते हैं। अब देखें इस फॉस्फेट के ऊपर ये OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में वो एक साइड पे कर देते हैं, और यहाँ पे OH कर देते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे बॉन्ड बनेगा हमारे पास फॉस्फेट का, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को, ये एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे अब मैं क्लियर कट जो है ना वो आपको एक स्ट्रेट बॉन्ड दिखा देता हूँ, ये ऑक्सीजन दरमियान वाली और ये फॉस्फेट। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन है और एक में अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो निकोटीन, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, ये वाला, ये पूरा ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम बोले ना तो ये निकोटीन कहलाती है, यानी पूरा निकोटीनामाइड है। ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है, साथ में अमाइड है, निकोटीनामाइड। और ये क्या है, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पूरे को दोनों को डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम दे दिया। अब निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या करती है हमारी बॉडी में, कोएंजाइम है। क्या है, कोएंजाइम है। आपने पढ़ा था कोएंजाइम का क्या फंक्शन होता है। कोएंजाइम ट्रांसफर करते हैं मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिफरेंट ग्रुप्स को, जैसे मिथाइल ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप्स को भी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपलेस्ट को एंजाइम, आपने को एंजाइम ये पढ़ा था जब आप मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ के आए हो कि जब क्रेब साइकिल पढ़ते हैं तो एसिटाइल को एंजाइम A, यानी पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल को हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए एक को एंजाइम के साथ ही जोड़ते हैं ना, वो को एंजाइम A होता है, तो वो हमारे एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये NAD है, ये क्या है, NAD है। अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियस के बारे में, DNA के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि DNA क्या होता है। ये DNA के बारे में हमने केमिकल कंपोजिशन देखी, अब वो DNA के स्ट्रक्चर पे आते हैं। पहली बात तो हमने डिफाइन में लिख दिया ना कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। अगर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है तो फिर ये कैसे होते हैं, आपको पता है, आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, वाटसन एंड CRIC के क्रिक मॉडल ऑफ DNA का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने ये कहा था कि DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। DNA इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, 2 स्ट्रैंड होते हैं। अच्छा, कैसे 2 स्ट्रैंड होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं। अब पहले मैं एक स्ट्रैंड बनाता हूँ और साथ में फिर दूसरा स्ट्रैंड बनाता हूँ, जरा देखना।
मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट सा आपको बना के दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास, अब यहाँ पे मैं पूरी बेस नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के अंदर लिख दूंगा ये मैंने एडिनिन बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फॉस्फेट लगा दिए, एक फॉस्फेट मैं आपको पूरा बना देता हूँ, फिर बाकी जो फॉस्फेट है मैं वो एब्रीवेट कर दूंगा। ये यहाँ पे कार्बन बनेगा, कार्बन के साथ फॉस्फेट होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH2, ये पूरे जो है ना एक कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर और एक इधर, ठीक है। अगर आपको नंबरिंग याद हो, हमने कहा था कि जो एडेनिन की नंबरिंग है वो 1 2 3 सिंपल करते हैं, और जो राइबोज की होती है वो 1 प्राइम 2 प्राइम, याद है, 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब ये जो दरमियान में है इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है। अगर तो ये RNA का है तो फिर ये OH एग्जिस्ट करेगा कार्बन नंबर 2 का, और अगर DNA है तो फिर यहाँ पे सिर्फ H होगा, यानी डीऑक्सीराइबोज बनाएंगे। तो हमने एक मॉलिक्यूल बना लिया। एक मॉलिक्यूल कौन सा बना लिया हमने? एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनाया? डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लगाया, डी एडिनोसिन यानी डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल की और एडिनिन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा बनाता हूँ, लेट मैं कहता हूँ कि ये भी मेरे पास ये लें, ये मॉलिक्यूल बन गया। इसके साथ मैं कहता हूँ यहाँ पे जो मैंने नाइट्रोजनस बेस लगाई है वो गुआनिन लगा दी है। क्या लगा दी है? गुआनिन। अच्छा, अब यहाँ पे CH2 है, मैं यहाँ पे ज़रा स्मॉल करके लिखता हूँ ताकि आपको जो बात समझाने चाह रहा हूँ वो समझ आ जाए। यहाँ पे ऊपर लगेगा फॉस्फेट। क्या लगेगा? फॉस्फेट। इसको भी ज़रा मुझे स्पेस दे के लिखना पड़ेगा ताकि आपको मैं ये लिंकेज समझा सकूँ। इसको जो है हम बड़ा करके दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ना ये जगह मिटा लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अब हमने ये देख लिया है। एडिनिन, CH2, ऊपर यहाँ पे फॉस्फेट, डबल बॉन्ड में O, इधर OH इधर OH, ठीक है। एक मैं यहाँ बनाता हूँ बिल्कुल सेम उसी के नीचे, ये हम कहते हैं कि ये मेरे पास आ गया गुआनिन, और यहाँ पे आ गया ये CH2, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसका डबल बॉन्ड O मैं इस तरह साइड पे बनाता हूँ, उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाया। यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, और यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, सिर्फ यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है। जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी नंबरिंग 1 2 3 से इसकी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है। याद रखना है, इसकी भी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, इसकी नंबरिंग 1 2 3 वाली, ठीक। अब ज़रा देखें कि मैं इसका जो बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ वो यहाँ पे बनेगा। ये यहाँ से कार्बन नंबर 3 पे यहाँ से H और OH जाएगा। क्या जाएगा? H और OH, यानी -H2O कर देते हैं हम, ठीक। अब -H2O करेंगे, मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ इसको ना। -H2O का मतलब ये H2O बन के यहाँ से निकल गया। जब H2O बन के यहाँ से जाएगा तो एक ऑक्सीजन बच जाएगी, क्योंकि ये भी OH था, ये भी OH, एक ऑक्सीजन बच गई, ये ऑक्सीजन और ये नीचे बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगाई बेटे, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन नहीं लगाई, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है, यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, ये ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें, मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ, ये कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये क्या है? फॉस्फेट, दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर क्या है? ऑक्सीजन, फिर क्या है नीचे? कार्बन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना मेरे पास, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स का थोड़ा सा आइडिया हो तो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे R, यानी कि कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O, इधर एक तरफ O और यहाँ पे R का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्बन की चेन है, कार्बन की, यानी अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, इस कार्बन की जगह फॉस्फेट है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है। अब एक उस तरफ ऑक्सीजन, अगर हम इसके इस तरफ भी ऑक्सीजन लगा दें, इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया, इधर भी कार्बन लगा दिया, इधर भी कार्बन लगा दिया, तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक मेरे पास सिंगल एस्टर था। ये क्या था? सिंगल एस्टर लिंकेज थी, अब डबल हो गई है, यानी दोनों तरफ एस्टर लिंकेज है। अगर दोनों तरफ एस्टर लिंकेज है तो ये डाई एस्टर बन गया। ये क्या बन गया? डाई
एस्टर। अच्छा, यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे फॉस्फेट है ये वाली, तो हम इसको कहते हैं ये वाली जो लिंकेज बनी है ये फॉस्फोडाइएस्टर बन गई है। ये क्या बन गई है? फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सी लिंकेज बन गई? ये फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोरस की वजह से फॉस्फेट और डाइएस्टर के, फॉस्फेट की इस तरफ भी एस्टर लिंकेज, इस तरफ भी एस्टर लिंकेज। अब ये तो दो न्यूक्लियोटाइड जोड़े तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इसी तरह तीसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जोड़ देते हैं हम, ठीक है, और बिल्कुल वही फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से सिंपलेस्ट मैंने आपको बता दिया कि तीसरे पे बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हमने लेट के साइटोसिन लगा दिए, ठीक है। ये वाला एंड क्या है? यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है। जरा इस लाइन को देखें, ये जो पूरी एक लाइन है ना, यानी इस लाइन का इस सिरे को मैं नाम रख देता हूँ, यानी इस पूरे स्ट्रैंड के इस सिरे को नाम रख देता हूँ, ये 3 प्राइम है, इसको नाम रख देता हूँ ये 5 प्राइम है। प्राइम क्यों कहा? क्योंकि जो चेन लंबी होनी है वो राइबोज के कार्बन के ऊपर लंबी होनी है, वो उसका लिंक जो नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ नहीं है, ठीक है, पहली बात। इन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, हमने तो अभी एक स्ट्रैंड बनाया है और डबल स्ट्रैंडेड भी है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। ये एक स्ट्रैंड है, इसके साथ मैं दूसरा स्ट्रैंड बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने ऊपर की तरफ बनाया ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब दूसरा मैं उलट बनाऊंगा। उलट का मतलब जो दूसरा होगा उसका 5 प्राइम नीचे होगा और उसका 3 प्राइम ऊपर होगा। हमने कहा ये एंटी पैरेलल है तो हम एंटी पैरेलल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ये देखें एडिनिन है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे बनाते हैं हम, ये 5 कार्बन शुगर हम बना देते हैं, ठीक है, 5 कार्बन शुगर हो गई। ये उस 5 कार्बन शुगर का हम कह देते हैं कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के साथ एडिनिन है तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं थायमीन, ठीक है। अच्छा, ये भी बताता हूँ कि कौन किसके साथ कितने बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी कार्बन नंबर ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। पोजीशन याद रखनी है, ये 3 प्राइम, ये 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 के आगे हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा, फिर फॉस्फेट आएगी, डबल बॉन्ड O होगा, फिर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन, फिर ये अगले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन आ जाएगी। तो हम एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है, और ये लें उसका दूसरे का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये गुआनिन है तो यहाँ पे हम कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा देंगे? गुआनिन के साथ साइटोसिन, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर, इसकी कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे बॉन्ड बनना है। ये हम दोबारा लिंकेज में डाल के मैं आपको सिर्फ सिंपलेस्ट बता देता हूँ। दरम्यान में फॉस्फेट आ गया, सिंपल, और यहाँ पे अगेन फॉस्फेट आ गया कार्बन नंबर 3 के ऊपर। ये ऑक्सीजन आ गई, ये फॉस्फेट, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ कार्बन भी लगी हुई है। इन शॉर्ट, अब मैं एक पूरा स्ट्रैंड नहीं बना रहा, मैं आपको बहुत सादा करके समझा रहा हूँ। तो ये साइटोसिन है तो इस तरफ हम लगा देंगे गुआनिन। क्या लगा देंगे? गुआनिन। समझाने की बात क्या थी? समझाने की बात ये थी, ये स्ट्रैंड सीधा है, ये उल्टा की है। इसके इस सिरे पे हमें नज़र आ रहा है 3 प्राइम, यानी 3 प्राइम पे OH ग्रुप होगा। इसका इस सिरे पे हमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 प्राइम नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम यूँ कर देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ एरो कर देते हैं। ये मैं एरो के दोनों साइन खत्म कर देता हूँ। अब देखें, ये यहाँ पे है 5 प्राइम, तो इस तरफ इसके एंड के ऊपर क्या है? 3 प्राइम, और ये क्या है? 5 प्राइम, ठीक। एंटी पैरेलल हो गए। हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरफ चेन के ऊपर एलोंगेट हो सकता है? हम कहते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की तरफ ऐड होते हैं, यानी तीसरी जानिब। ये वाली बात जो है ना, या सेकंड ईयर में आप डिटेल से देखोगे, अभी आप इस पे फोकस ही ना करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे। आप सिर्फ ये देखें जहाँ पे OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है इस पे, तो यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड ये है। अब दरमियान में है नाइट्रोजनस बेसिस। क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। मैं नाइट्रोजनस बेसिस का ना आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ याद करने का। आपने सिर्फ ये बात याद करनी है, एट गर्ल कॉलेज, एट गर्ल कॉलेज, ठीक है। अब A और T, बेटे A और T, A रिप्रेजेंट कर रहा है एडिनिन को, T रिप्रेजेंट कर रहा है थायमीन को। A और T कितने लफ्ज हैं? 2, एक एडिनिन और एक थायमीन। तो बेटे इन दोनों के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ से याद रखना है, AT 2 लफ्ज हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गर्ल कॉलेज, G और C, इन तीनों दोनों के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान में। क्या होती है?
वीक फोर्स होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती है, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर भी 3 ही बनेंगे ना, गर्ल कॉलेज है। तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ जोड़ के रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चर था उसकी कंफर्मेशन के लिए हमारे पास म्यूरिस विल्कन और रोसलैंड फ्रैंकलिन ने जो है ना वो काम किया है। इन्होंने भी जो सीक्वेंस, जो कहानी हमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने दी, म्यूरिस विल्कन ने और रोसलैंड फ्रैंकलिन ने भी हमें बिल्कुल वही बातें कंफर्म करके दी। इन्होंने बेटे एक टेक्निक इस्तेमाल की, जो टेक्निक आपने शुरू शुरू में भी देखी थी। उस टेक्निक का नाम है एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी का एक्सरे करवाते हैं ना, ऐसे समझो मॉलिक्यूल्स का भी एक्सरे करते हैं, लेकिन वो डिफ्रैक्शन है, वो एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने हमें बताया कि डीएनए तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड है और दोनों क्वाइल्ड हैं। डबल हेलिकल है, एंटी पैरेलल है और क्वाइल्ड है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। इसका मतलब हमें ये वाली स्पेस भी अब फ्री करनी पड़ेगी। स्ट्रैंड होता है और दरमियान में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी नाइट्रोजनस बेसिस ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि ये अगर हम इनकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की बात करें, डायमीटर देखें, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर देखें तो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है। कितना होता है? 2 नैनोमीटर, या हम इसको 0.2 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। कुछ कहते हैं एंगस्ट्रॉम, जैसे नैनो के साथ मीटर लिखा है तो एंगस्ट्रॉम के साथ मीटर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एंगस्ट्रॉम इटसेल्फ यूनिट ऐसा है जिसके साथ मीटर शामिल है, ठीक है। और इसका जो टर्न है, यानी कि एक टर्न जो आता है वो तकरीबन 34 जो नैनोमीटर है उनके बाद आता है। 34 नैनोमीटर का क्या मतलब है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद आता है, ठीक है। और तकरीबन इसमें एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। बीपीएस भी हम इनको बोलते हैं, बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड कह लें। क्या कह लें? 10 न्यूक्लियोटाइड कह लें। तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जनरल, जो हमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने दिया और उसके बाद हमें म्यूरिस विल्कन और रोसलैंड फ्रैंकलिन ने उसकी जो है वो कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन दी। अब वो कहता है, आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कुछ हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं और कुछ हमारे जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। और सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी बनाते हैं, और जर्म लाइन सेल्स हमारी बॉडी में गैमेट्स बनाते हैं, स्पर्म्स और एग्स। आपको पता है जब गैमेट्स बनते हैं तब कौन सी सेल डिवीजन होती है? मियोसिस। और मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम किस चीज़ से बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। इसका मतलब हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें डीएनए की क्वांटिटी डबल होगी, उनमें डीएनए की क्वांटिटी डबल होगी, और जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनमें डीएनए की क्वांटिटी हाफ होगी, उनमें डीएनए की क्वांटिटी हाफ होगी। तो यहाँ से हम कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमारी बुक पे टेबल बने हुए हैं कि कौन किस किस सेल के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी में आरएनए होगा, कितनी क्वांटिटी में डीएनए होगा। ये सारी बातें जो है ना हम उसमें देख लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई और मज़ीद बात है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे टाइम टू टाइम साथ में ही। पेज नंबर निकालें ज़रा, 31। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल। वी वेल नो कि डीएनए जो है हमारी बॉडी में हेरिडिटरी मटेरियल है, और हमारे सेल का ब्रेन एक्चुअली न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ने ही हुक्म देना है और डीएनए ही है उसके पास हुक्म देने के लिए। इसका मतलब तमाम ऑलमोस्ट फंक्शंस ऑफ द सेल्स जो हैं वो कंट्रोल करवाने वाला कौन बैठा है? वो न्यूक्लियस बैठा है, और न्यूक्लियस के पास कौन है? वो डीएनए है हमारे पास। डीएनए कंट्रोल कराएगा। इट कंट्रोल द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, नेमली डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अंडरलाइन कर लें चारों को, क्योंकि एक एक फॉस्फेट लगाया इसलिए मोनोफॉस्फेट है सारे। और नेक्स्ट है हमारे पास, दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं थ्रू अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हमने ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी ड्रा कर ली। इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉर्म, एक खास सीक्वेंस में मिलते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो जाती है। अच्छा, एक और बात भी है, समटाइम ना बैकबोन ऑफ द डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की बैकबोन, ये देखें, ये जो सीढ़ी का डंडा बन रहा है, ये जो सीढ़ी का डंडा, एक ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी के 2 डंडे हैं, ये बैकबोन है, और ये दरमियान में छोटे डंडे हैं। ये छोटे डंडे बनाने वाले होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होते हैं?
नाइट्रोजनस बेसिस। और ये जो बैकबोन, ये जो बाहर सॉलिड डंडा बन रहा है, उसको बनाने के लिए एक तो राइबोज है और दूसरा फॉस्फेट है। तो हम इसको फॉस्फेट शुगर का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? फॉस्फेट शुगर। यानी फॉस्फेट और शुगर, राइबोज और फॉस्फेट ग्रुप, ये बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। The two nucleotide join to form a dinucleotide, whereas three nucleotide join to form trinucleotide। ये मैंने trinucleotide बनाया। डीएनए बनाएंगे तो पोलीन्यूक्लियोटाइड, इधर न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ, इधर भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ, तो कहानी चलती जाएगी आगे। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, abbreviated as NAD, it is an example of dinucleotide। It is an important coenzyme in the several oxidation reduction reaction in the cell। NAD के बारे में आपने पढ़ा है, किसकी और भी फॉर्म होती है जिसके साथ फॉस्फेट होता है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा और रेस्पिरेशन में भी पढ़ा। ये नीचे पूरा बॉक्स है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। In 1951, Erwin Chergaff provided the data about the ratios of the different base pairs present in the molecules. This data suggested that adenine and thymine are equal in ratio and the guanine and cytosine are equal in ratio। उन्होंने देखा, ये देखिए बॉन्ड कौन कौन किसके साथ बना रहा है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रखा है, एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस और एक सिंगल रिंग, यानी गुआनिन और एडिनिन ये दो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं और थायामीन साइटोसिन ये दो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एडिनिन के साथ क्या मिलाते हैं? थायामीन मिलाते हैं, तो यहाँ गुआनिन के साथ क्या मिला देते हैं? फिर साइटोसिन मिला देते हैं। ठीक है, यानी एक बड़ा और एक छोटा, हिसाब बराबर रहे, हिसाब बराबर रहे। तो जितनी सीक्वेंस हमारे पास प्यूरिन्स की थी उतनी ही पायरामिडीन्स की थी। सीक्वेंस कह रहा हूँ, रेशो, उनकी क्वांटिटी। अब ये टेबल देखें ज़रा, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ बेस पेयर्स इन द डीएनए फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑन द परसेंटेज बेसिस। मैन है, पूरा टेबल आपने एक दफ़ा देख लेना कि एडिनिन कितने परसेंट है, उसके अंदर रेशो बताई हुई है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि एडिनिन की जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर बराबर है? थायमिन के। एडिनिन थायमिन के और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के। तो इसका मतलब गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और एडिनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। एडगर कॉलेज वाली बात याद कर लेनी है। अब वो कहता है म्यूरिस एंड विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन यूज द टेक्निक्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। एट द सेम टाइम जेम्स टी वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक built the scale model of the DNA. All the data thus obtained strongly suggested that the DNA is made up of the two polynucleotide chains of the strands. The two strands are coiled around each other in the form of a double helix. Coiling of two strands is opposite, एक दूसरे के उलट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। They are coiled anti-parallel to each other. The two chains are held together by weak bonds, hydrogen bonds होते हैं। Adenine is always opposite to thymine and guanine is always opposite to cytosine। चलें जी, 3 hydrogen bonds are there between guanine and cytosine and 2 hydrogen bonds between adenine and thymine। ये भी बात हो गई। The two strands are the wound, wound का मतलब जख्म नहीं, wound का मतलब यहाँ पे लिपटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ winded हैं, around each other so that the other देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न ऑफ द अबाउट। यानी एक जो टर्न आ रहा है, ये गुलाई वाला चक्कर आ रहा है, इसमें तकरीबन 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं ऑफ अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। अभी एंगस्ट्रॉम लिखा है उसने कि 100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर। अभी अगले पेज पे जो है ना वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का। दरमियान में उसने सिंपलेस्ट फॉस्फेट लगा के बनाया है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो ये भी नंबरिंग प्राइम में है, ये भी नंबरिंग प्राइम है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये सिंपल 3 और ये सिंपल 5, ये गलत हो जाती है बात। The amount of the DNA is fixed for the particular species. It depends upon the number of the chromosome. Depend करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल्स हैं तो वो डिप्लॉयड होते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n होते हैं, तो डबल क्रोमोसोम डबल तो डीएनए डबल। जर्मलाइन सेल्स हैं, हैप्लॉयड होते हैं। जर्मलाइन सेल्स खुद नहीं, जो ये गैमेट्स बनाते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो उनमें डीएनए भी हाफ हो जाता है। तो यही बात लिखी हुई कि स्पर्म और एग जो ओवा होते हैं इस वन हाफ ऑफ द सोमैटिक सेल्स। फिर नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं और उनके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर डीएनए वगैरह है। ये देखें, रेड ब्लड सेल है उसमें 2.3 और कार्प जो है वो फिश होती है हमारे पास उसमें 3.3 और ये पिकोग्राम में क्वांटिटी बताई हुई है उनके वजन के अकॉर्डिंग। लीवर है, किडनी सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी है। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।